वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की अपनी इस वीडियो में हम क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ने वाले हैं। सबसे जो पहली एक्सरसाइज है वहाँ हमें रिलेशन के बारे में पढ़ना है। तो एक रिलेशन क्या होता है, जैसे ह्यूमंस के इंसान जो होते हैं उनके बीच के रिलेशंस क्या होते हैं, फादर मदर ब्रदर सिस्टर। बट यहाँ पर हमें रिलेशंस पढ़ने हैं किन के बीच में, सेट्स के बीच में, नॉन एम्प्टी सेट्स के बीच में। मैं मान लेता हूं हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट है, दिस इज ए एंड एक और ले लेते हैं दैट इज बी, और इनके बीच में ए को हमने मान लिया 1 2 3, बी को मान लिया 4 5 6। अब इन दो सेट्स के बीच में क्या क्या रिलेशन बन सकते हैं आप देखो तो यहां पर 1 का रिलेशन हो सकता है 4 के साथ यानी 1, 4। 1 का रिलेशन हो सकता है 5 के साथ यानी कि 1, 5। 1 का रिलेशन हो सकता है 6 के साथ, तो 1 तीनों के साथ रिलेशन रख सकता है। एंड 2 का रिलेशन 4 के 5 और 6 के साथ हो सकता है। सो 2, 4, 2, 5 एंड 2, 6। सिमिलरली 3 का 4 के साथ, 5 के साथ और 6 के साथ 3, 4 हो सकता है, 3, 5 हो सकता है एंड 3, 6 हो सकता है। ये हमारे पास पॉसिबल रिलेशंस बन सकते हैं। इतने ही पॉसिबल हो सकते हैं जब हम A to B रिलेशन की बात कर रहे हैं। तो आप इसको ध्यान से देखें तो ये किसके बराबर है, इसको हम क्या बोलते थे, A क्रॉस B, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। A क्रॉस B है, यानी जो A क्रॉस B है हमारा वो क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रिलेशंस फ्रॉम एलिमेंट ऑफ सेट A टू एलिमेंट ऑफ सेट B। यानी सेट A से सेट B पर जितने भी रिलेशंस बन सकते हैं ये A क्रॉस B के अंदर वो सारे रिलेशंस हैं, यानी पॉसिबल जितने हो सकते हैं वो यहां पर है। जैसे मैं एक रिलेशन लिखता हूं, R1 इज फ्रॉम A टू B। अब रिलेशन को हम ऐसे लिखते हैं, R1 इज फ्रॉम A टू B, यानी कि पहला एलिमेंट जो यहां पर लिखा हुआ है वो इस A सेट से आएगा और दूसरा एलिमेंट जो लिखा हुआ है वो इस B सेट से आएगा। तो R1 को मैंने डिफाइन किया x, y सच दैट x बिलोंग्स टू A, पहला A से आएगा एंड दूसरा B से आएगा एंड y इज इक्वल टू x प्लस 3। R1 इज फ्रॉम A टू B और ये उस सेट की क्या है, इसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। यहां पर ये जो रिलेशन हमने लिखा है वो सेट बिल्डर फॉर्म में है। इसको रोस्टर में कन्वर्ट करना है तो आप यहां A क्रॉस B से, A क्रॉस B में देख लो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हो, यानी y जो है वो x से 3 ज्यादा है। तो यहां देखो 1, 4 सेटिस्फाई कर रहा है कि y जो है x से 3 ज्यादा है एंड 1, 5 नहीं कर रहा, आप देखो तो 2, 5 कर रहा है, 3, 6 उसको सेटिस्फाई कर रहा है। 1, 4, 2, 5 एंड 3, 6 ये सभी इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो R1 के अंदर ये एलिमेंट्स आएंगे। आप देखो जो रिलेशन है उसके सारे एलिमेंट इसके अंदर हैं, यानी आप कह सकते हो कि R1 इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B।
जो R1 है वो A क्रॉस B का ही एक सबसेट है, और यही रिलेशन की डेफिनेशन होती है, इफ R इज द रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B, then R इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो जो R है वो हमेशा A क्रॉस B का एक सबसेट होता है, यही रिलेशन की डेफिनेशन होती है। तो R जब A टू B डिफाइंड है तो R हमेशा A क्रॉस B का सबसेट होता है। इसमें ही एक पॉइंट नोट करेंगे कि अगर R B टू A डिफाइंड है, ऐसा भी तो हो सकता है कि पहला एलिमेंट हम B से ले रहे हैं, दूसरा एलिमेंट A से ले रहे हैं, तो जो R है वो एक सबसेट होगा B क्रॉस A का। और आप पूछें सर क्या हम दो डिफरेंट सेट पर ही रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं? नॉट नेसेसरी। आप क्या कर सकते हो, किसी सेट पर खुद पर भी रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। मतलब हम A टू A भी रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। इस केस में R सबसेट होगा किसका? A क्रॉस A का। तो आपने देखा कि जो रिलेशन है वो उन सेट्स का क्या होता है, का सबसेट का, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। और एक रिलेशन हम इस पर बनाएं, जैसे हम R2 डिफाइन कर रहे हैं, R2 इज x, y such that x belongs to A and y belongs to B, and इस तरीके से कि x is less than y। अब रिलेशन क्या है कि जो जहां पर भी x y से छोटा है वो इसके अंदर आ जाएगा। अब आप एक क्वेश्चन और अराइज करें कि सर क्या हमें हमेशा ये कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा? देखो यहां अगर सेट में एलिमेंट्स कम हैं तो आप निकाल पाओगे, बट अगर ऐसा हो जाए कि सेट बहुत बड़ा है तब पॉसिबल नहीं होगा। तो आप इसे डायरेक्टली भी कर सकते हो। देखो यहां से देख लो, 1 छोटा है 4 से तो 1,4 आ जाएगा। 2 छोटा है आपका 1 छोटा है 5 से तो ये भी आ जाएगा। 1 छोटा है 6 से तो ये भी आ जाएगा। 2,4 ये भी आ जाएगा। 2,5 ये भी आ जाएगा। अब एक और तरीका कर सकते हो, 1 को 4 के साथ देखो, 1 इज लेस देन 4 आ गया, 1 इज लेस देन 5 आ गया, 1 इज लेस देन 6 आ गया। 2 को लो, 2,4, 2,5, 2,6 ये भी आ गया। अब 3 को, 3, 4, 3,4, 3,5, 3,6। तो आप चेक करें तो हमने ये रिलेशंस यहां पर बना लिए। ये जो R2 है आप थोड़ा नोटिस करें तो R2 A क्रॉस B के ही बराबर आ गया, यानी R2 इज इक्वल टू A क्रॉस B। तो वो पूरा A क्रॉस B के बराबर आ गया। और ये एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है। ऐसे रिलेशन को हम यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं, कि जब रिलेशन पूरा A क्रॉस B के बराबर बन जाए तो ये स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है, दैट इज यूनिवर्सल रिलेशन। तो रिलेशन के बारे में तो इतना बेसिक आपको पढ़ना है। अच्छा एक और पॉइंट आप नोट करें, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन। यहां से भी क्वेश्चन कई बार आता है कि A टू B कितने रिलेशंस बनाए जा सकते हैं। A टू B हम कितने रिलेशंस बना सकते हैं when R इज फ्रॉम A टू B। आप समझो कि रिलेशन क्या है, रिलेशन इस A क्रॉस B का एक सबसेट है। तो जितने इस A क्रॉस B के सबसेट बन जाएंगे उतने रिलेशंस हम बना पाएंगे। मान लो कोई एक सेट है A आपके पास, दैट इज 1 2 3,
इसके कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं? 2 की पावर n यानी 2 की पावर 3 इसके सबसेट बनाए जा सकते हैं। तो इस A क्रॉस B के कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A क्रॉस B दैट इज 2 की पावर जितने एलिमेंट्स हैं उस A क्रॉस B में। और हम जानते हैं कि n ऑफ A क्रॉस B को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2 की पावर NA इंटू NB, यानी कि A टू B कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं, कितने रिलेशन बनाए जा सकते हैं? वो 2 की पावर NA इंटू NB इतने नंबर ऑफ रिलेशंस बनाए जा सकते हैं। यहां पर अगर आप निकालना चाहें तो यहां कितने बन जाएंगे? 2 की पावर NA इंटू NB यानी कि 2 की पावर 3 इंटू 3 यानी 2 की पावर 9 रिलेशंस फ्रॉम A टू B बनाए जा सकते हैं। तो ऐसे भी आप बता सकते हैं। इसके बाद हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ रिलेशंस। मेन जो कंसेप्ट है 12th क्लास का वो यहां से शुरू होता है। ये बेसिक आपको पता होना चाहिए था। सबसे पहला टाइप हम पढ़ रहे हैं दैट इज आइडेंटिटी रिलेशन। अब क्या होता है आइडेंटिटी रिलेशन? ए रिलेशन ऑन सेट ए, या फिर आप कह सकते हो कि इन सेट ए इज सेड टू बी आइडेंटिटी if is said to be identity if every element of A is related to itself only। एक रिलेशन को हम आइडेंटिटी रिलेशन कहेंगे कब? जब उसका हर एलिमेंट केवल अपने आप से रिलेट हो। मैं यहां डेफिनेशन में बात कर रहा हूं R इज फ्रॉम A टू A। तो रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन हो जाएगा कब? जब A का हर एलिमेंट अपने साथ ही रिलेशन रखेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो हमारे पास A एक सेट है दैट इज 1 2 3। तो R एक ऐसा रिलेशन बन रहा है 1, 1, 1, 2, 1, 3 इस तरीके से। ओके देयर इज अ मिस्टेक 2, 2 एंड 3, 3। आप चेक कर लो 1, 1 के साथ रिलेशन, 2, 2 के साथ, 3, 3 के साथ। या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि उसके अंदर 1, 1, 2, 2, 3, 3 टाइप के ही एलिमेंट्स हो, इनके अलावा कुछ और ना हो, तो ऐसे रिलेशन को हम आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। दूसरा, इसी में एक नोट लिखेंगे कि आइडेंटिटी रिलेशन इज यूनिक। जो आइडेंटिटी रिलेशन है हमारा वो क्या होता है? वो यूनिक होता है। मतलब किसी भी सेट पर आइडेंटिटी रिलेशन हम केवल एक ही बना सकते हैं, उसके अलावा नहीं बनाए जा सकते। नेक्स्ट टाइप है यूनिवर्सल रिलेशन। ए रिलेशन आर इन द सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन ऑन ए इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए। हम बात कर रहे हैं कि आर ए टू ए हमारे पास एक रिलेशन है। किस तरीके से कि यहां पर ए है, मान लो हमारे पास 2, 3 और R एक रिलेशन आ रहा है दैट इज 2, 2, 2, 3, 3, 2 एंड 3, 3। ये कोई रिलेशन है। तो आप देखो तो यहां पर ये जो R है वो किसके बराबर है? A क्रॉस A के बराबर है। मतलब 2A के सभी एलिमेंट्स का अपने हर एलिमेंट के साथ रिलेशन है।
तो ऐसे रिलेशन को हम क्या कहते हैं, आपका यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। जैसे एक और एग्जांपल हम देखें, a टू बी, a इज इक्वल टू 1 2 3 एंड b इज इक्वल टू 4 5 6 एंड r is such that x comma y such that x belongs to a, y belongs to b and x is less than y। तो यहां कौन कौन आ जाएगा, देखिए कौन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। 1 4 से छोटा है तो 1 4 आ जाएगा, 5 से छोटा है तो 1 5, 1 6, 2 4, 2 5, 2 6, 3 4, 3 5 एंड 3 6। आप चेक करें कि ये जो आर रिलेशन है वो पूरा A क्रॉस B के बराबर आ गया। मतलब A का हर एलिमेंट B के हर एलिमेंट के साथ रिलेशन रख रहा है। सो आप कहेंगे कि R इज अ यूनिवर्सल रिलेशन। तो यही डेफिनेशन लिखी हुई है कि अगर A टू A हम बात कर रहे हैं तो A का हर एलिमेंट अपने साथ रिलेशन रखेगा, तो ऐसे रिलेशन को हम यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। नेक्स्ट टाइप है वॉइड और एम्प्टी रिलेशन। अब मान लो हम R A टू A एक रिलेशन दें, और रिलेशन कैसा है, A, B such that A belongs to A and B is also belongs to A। और कंडीशन क्या है कि A माइनस B 8 होना चाहिए जब A को हम लिख रहे हैं 1 2 3 4 एंड 5। आप समझो कि यहां पर वो इसके अंदर आएंगे जिस A, B का पेयर आपका A माइनस B 8 आ जाएगा। आप समझो कि 1, 1 0, 1 माइनस 2 इज माइनस 1, 1 माइनस 3 इज माइनस 2, 1 माइनस 5, जो ग्रेटेस्ट डिफरेंस आएगा वो 4 का यहां पे आ रहा है, वो कभी भी 8 नहीं आ सकता। तो आप लिखेंगे कि इस R के अंदर कोई एलिमेंट नहीं आएगा, मतलब भाई के बराबर है। और ऐसे रिलेशन को हम क्या कहते हैं, वॉइड या एम्प्टी रिलेशन। मतलब A का किसी भी एलिमेंट का अपने साथ कोई रिलेशन नहीं है, और यही डेफिनेशन है। ए रिलेशन आर इन द सेट A इज कॉल्ड वॉइड और एम्प्टी रिलेशन if no element of A is related to any element of A। मतलब आपस में कंडीशन ही सेटिस्फाई ना हो, रिलेशन वाली कंडीशन ही ना बने। इसी पर एग्जांपल देते हैं, देखिए जरा। जब हमारे पास A है 1 2 3 एंड B है हमारे पास 4 5 6, और R एक रिलेशन है कैसे, x, y such that x belongs to A, y belongs to B and x is greater than y। देखो 1 4 से बड़ा है, नहीं है, ये नहीं आएगा इसमें। मतलब पहले वाला एलिमेंट यहां से, और वो अगर B के किसी एलिमेंट से बड़ा है तो यहां आएगा। 1 4 से 5 से 6 से नहीं बड़ा, नहीं आएगा। 2 4 नहीं आएगा, 2 5 2 6। आप यहां देखो तो कुछ भी A क्रॉस B के अंदर एक भी ऐसा ऑर्डर्ड पेयर नहीं है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे। तो यहां R के अंदर कुछ नहीं आएगा, सो वॉइड रिलेशन। आप कैसे भी रिलेशन बना दें, अगर वहां कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा है तो आप उसे कह सकते हैं कि दिस इज अ एम्प्टी रिलेशन। यहीं पर एक रिमार्क, और आप कह सकते हैं कि नॉट। आप लिखेंगे कि वॉइड रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन आर
respectively smallest and largest relations। हम क्या कह रहे हैं कि यहां पर जो ये वॉइड रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन है, वॉइड रिलेशन जितने भी रिलेशन बनेंगे उनमें सबसे छोटा एंड यूनिवर्सल रिलेशन जो है वो सबसे बड़ा रिलेशन आपका होता है। एंड बोथ आर कॉल्ड ट्राइवियल रिलेशन, और दोनों को ही हम क्या कहते हैं, आपका ट्राइवियल रिलेशन कहते हैं। ये रिमार्क आपको अपने माइंड में यहां पर रखना है। नेक्स्ट टाइप है फोर्थ, इनवर्स रिलेशन। क्या होता है इनवर्स रिलेशन? इफ R इज फ्रॉम A टू B, हम एक सेट डिफाइन कर रहे हैं, देन जो R इस सेट को पहले लेंगे, B टू A जो होगा वो इस पहले वाले रिलेशन का इनवर्स रिलेशन होगा एंड उसको डिनोट किया जाएगा R इनवर्स से। मतलब R इनवर्स को आप लिख सकते हैं B, A such that A belongs to A and B belongs to B for A, B belongs to R। यानी जो R के अंदर तो A यहां से आएगा, B यहां से, और A, B टाइप के एलिमेंट होंगे। R इनवर्स में उसके रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर यहां पे होंगे, यानी आप कह दें कि A और B की पोजीशन चेंज हो जाएगी दोनों सेट्स की। जैसे मैं एक A सेट लिखूं 1 2 3 और इस पर कोई R रिलेशन है दैट इज 1, 2, 2, 3 एंड 1, और यू कैन से दिस इज 1, 3, और मुझे निकालना है R इनवर्स। तो R इनवर्स निकालने के लिए इन ऑर्डर्ड पेयर्स का केवल रिवर्स आप कर दें, तो यहां पे आ जाएगा 2, 1, 3, 2 एंड 3, 1। ये हमारे पास आ जाएगा। अब आप समझो कि यहां पर क्या हो रहा है कि इसकी जो डोमेन है वो 1, 2, 1 और 2 है एंड इसकी रेंज 1 और 2 आ रही है। यानी कि आप कह सकते हैं कि डोमेन ऑफ R जो है वो क्या बन जाएगी, वो रेंज ऑफ R इनवर्स बन जाएगी। आप चेक कर लो कि ये जो पहले लिखे हुए हैं इन एलिमेंट्स के सेट को हम क्या कहते हैं, डोमेन, और जो दूसरी पोजीशन पर लिखे हुए हैं इनको रेंज। पहले वाले की डोमेन रेंज निकालो, दूसरे वाले की डोमेन रेंज निकालो। फर्स्ट की जो डोमेन ऑफ R है वो रेंज ऑफ R इनवर्स बन जाएगी एंड रेंज ऑफ जो R है वो क्या बन जाएगी, डोमेन ऑफ R इनवर्स, क्योंकि उनकी पोजीशन बदल गई है। जो पहले लिखे हुए हैं वो बाद में आ गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट टाइप है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है? मान लो R इज फ्रॉम A टू A एंड जो A सेट है वो है 1, 2, 3 और इस पर एक रिलेशन आ रहा है दैट इज 1 के लिए 1, 1, 2, 2, 3, 3 एंड 2, 3 कि मतलब अगर हमारे सेट में 1 है तो 1, 1, 2 है तो 2, 2, 3 है तो 3, 3 अगर हर एक एलिमेंट के लिए है तो ऐसे रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। आप बोले सर ये तो आइडेंटिटी में भी था। आइडेंटिटी ये कहता है कि केवल ये तीनों ही होने चाहिए। अगर 1, 2, 3 उसमें है तो 1, 1, 2, 2 और 3, 3 ये तीनों उसमें रहेंगे तो ही हम उसको आइडेंटिटी कह सकते हैं। उसके अलावा कोई और ऑर्डर्ड पेयर वहां नहीं होना चाहिए। बट रिफ्लेक्सिव ये कहता है कि
ये तीनों होने चाहिए, उसके अलावा कोई और हो तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो डेफिनेशन है, ए रिलेशन आर ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट ए इज रिफ्लेक्सिव इफ ए इज आर रिलेटेड टू ए फॉर ए बिलोंग्स टू ए। मतलब ए के हर एलिमेंट अपने साथ रिलेशन रखता है, या फिर आप कह सकते हो फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए देयर इज ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। हमारे पास ए कॉमा ए टाइप का एलिमेंट होता है। इसी में आप इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे, दैट इज यूनिवर्सल रिलेशन ऑन सेट ए इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव। वो हमेशा क्या होगा, वो रिफ्लेक्सिव होगा। एंड हम आइडेंटिटी की बात करें, आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव। वो क्या होगा, हमेशा रिफ्लेक्सिव होगा, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कन्वर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू, कन्वर्स इज नॉट ट्रू ही लिखे। मतलब क्या है कि जो यूनिवर्सल रिलेशन बनेगा वो हमेशा रिफ्लेक्सिव होगा, एंड जो आइडेंटिटी रिलेशन है, देखो इसको निकाल दो तो ये रिफ्लेक्सिव की कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो मतलब जो आइडेंटिटी है वो रिफ्लेक्सिव होगा, बट जो रिफ्लेक्सिव है वो जरूरी नहीं है कि वो आइडेंटिटी हो, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव है बट आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि 2,3 यहां पर प्रेजेंट है। इसके बाद नेक्स्ट टाइप है सिमेट्रिक रिलेशन। मान लो आर ए टू ए हम एक सेट बना रहे हैं एंड ए इज 2, 3, 4, और इस पर कोई आर रिलेशन है, दैट इज 2,3, 3,2, 1,4, 4,1 एंड 1,1। अब आप चेक करो कि सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या कहती है कि हर एलिमेंट का रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर वहां पे होना चाहिए। यानी 2,3 यहां पर है, आप चेक करो कि इसका रिवर्स है यहां पर 3,2, 3,2 का यही होगा। 1,4, 4,1 और 1,1 का तो रिवर्स वो खुद ही होता है। यानी अगर हम कहें कि ए कॉमा बी टाइप का ऑर्डर्ड पेयर वहां पे है, तो अगर हर एक ए कॉमा बी के लिए बी कॉमा ए टाइप का एलिमेंट वहां पर है, ऑर्डर्ड पेयर वहां पर है, वेल ऐसे रिलेशन को हम कहेंगे कि सिमेट्रिक रिलेशन। डेफिनेशन क्या कह रही है, ए रिलेशन आर ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट ए इज सिमेट्रिक इफ A is R related to B, मतलब A कॉमा B वहां पर है, which implies B is R related to A, और that means if A कॉमा B belongs to R, B कॉमा A वहां पर होना चाहिए। तो ऐसे रिलेशन को हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। अब इसी में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे। यूनिवर्सल रिलेशन ऑन सेट ए इज ऑलवेज सिमेट्रिक। वो क्या होता है, वो हमेशा सिमेट्रिक होता है। एंड आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए इज ऑलवेज सिमेट्रिक। वो हमेशा क्या होता है, वो सिमेट्रिक भी होता है। यानी कि यूनिवर्सल आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव भी होते हैं, एंड ये हमारे दोनों क्या होते हैं, सिमेट्रिक भी हमारे पास होते हैं। नेक्स्ट टाइप इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ए रिलेशन आर ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट ए इज कॉल्ड ट्रांजिटिव इफ A is R related to B, B is R related to C, that means A is R related to C। अगर आप इसे लिखें, if
A comma B belongs to R and B comma C belongs to R. तो ये दोनों सेम है. A comma C which implies A comma C कहाँ होना चाहिए? R में होना चाहिए. तो ऐसे रिलेशन को हम क्या कहते हैं? आपका ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं. जैसे R is from A to A एंड R हमने एक रिलेशन लिख दिया when A is 1 2. तो हमने लिख दिया 1, 2, 2, 1, 1, 1 एंड 2, 2. अब चेक कर लो. अब हम इस एलिमेंट को चेक करेंगे. इसको चेक कैसे करते हैं? 1, 2. 2 से शुरू होने वाला एलिमेंट ले लो, दैट इज 2, 1. तो A, C यानी 1, 1 यहां होना चाहिए है. 2 से स्टार्ट होने वाला दूसरा भी लो, 1, 2, 2, 2. ये दोनों सेम है. तो 1, 2 यहां होना चाहिए, वो आपका यहीं पर है. तो ये तो हो गया, ये तो ट्रांजिटिव है. दूसरे वाले को चेक करते हैं. 2, 1. अब 1 से स्टार्ट होने वाला दैट इज 1, 2 यानी 2, 2 यहां होना चाहिए. तो ये आपका ट्रांजिटिव है. इफ A, B उसमें है B, C, तो हर एक इसके लिए A, C यदि वहां पर रहेगा तो ऐसे रिलेशन को हम ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे. इसी में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे, दैट इज यूनिवर्सल रिलेशन on a non-empty set. Non-empty set is always transitive. वो हमेशा क्या होता है? ट्रांजिटिव होता है. दूसरा आइडेंटिटी रिलेशन on a non-empty set is always transitive. वो भी हमेशा क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा. अभी ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है. एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर कि मान लो R आपको इस तरीके से दे रखा है 1, 2 और इसको चेक करना है कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं है. एक तो केस आता है कि हम चेक कर लें. अब आप देखो कि यहां 1, 2 तो है, बट 2 से स्टार्ट होने वाला कोई और एलिमेंट यहां पर है ही नहीं. तो उस केस में क्या होगा? आप लिखेंगे इफ A, B belongs to R but B, C does not belongs to R. हमने लिख दिया कि ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं जहां पर जो B से शुरू हो रहा हो. देन in that case we will not be checking A, C belongs to R is transitive. अब समझो मतलब क्या है कि हम उस केस में ये चेक करेंगे ही नहीं कि A, C वहां पर है या नहीं है. वो रिलेशन हमेशा ट्रांजिटिव होगा. दैट मीन्स दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव. तो अगर उस दूसरे इस एलिमेंट से स्टार्ट होने वाला दूसरा ऑर्डर्ड पेयर आपको नहीं मिल रहा है तो उस केस में ये जो रिलेशन है वो क्या होगा? वो ट्रांजिटिव होगा. एक रिलेशन को हम कब इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे? इफ अ रिलेशन इज reflexive, symmetric and transitive is called equivalence relation.
अगर एक रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव भी है, अगर वो तीनों है तो उसको हम कहेंगे आपका इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर वो तीनों में से कोई एक भी नहीं होता है तो वो फिर एक इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। इसके बाद ही नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है इक्विवेलेंस क्लासेज। अब क्या होती है इक्विवेलेंस क्लासेस, कैसे हम इसको फाइंड आउट करते हैं? तो सबसे पहला पॉइंट तो आप माइंड में ये रखें कि इक्विवेलेंस क्लासेज एक इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए ही फाइंड आउट की जाती हैं। अगर रिलेशन हमारा एक इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है तो उसकी इक्विवेलेंस क्लास नहीं निकाली जा सकती। तो इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है? लेट R इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन on set A equivalence class of A is, उसको हम लिखते हैं आपका इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, सच दैट कि जो A है वो आपका इस A का ही एक एलिमेंट होगा। सेट A पर एक इक्विवेलेंस रिलेशन, मतलब RA to A एक रिलेशन है और इस रिलेशन को हम कह रहे हैं कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। किस तरीके से कि ये स्मॉल a इसका ही कोई एलिमेंट है, तो इस एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास को हम इस तरीके से लिखेंगे। ये तो हो गई इसकी नोटेशन, डिनोट कैसे करेंगे। डेफिनेशन क्या होती है इसकी? इसका मतलब है कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए जो है वो एक सेट होती है, आई मस्ट से एक सबसेट होती है, जिसमें एक्स टाइप के एलिमेंट आएंगे सच दैट कि जो एक्स हैं वो भी इस ए से होंगे। और किस तरीके से कि एक्स इज आर रिलेटेड टू ए। इसको ही हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, इज एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। इसमें वो एक्स आपके आएंगे जो ए के साथ ऑर्डर्ड पेयर्स में आते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, पहले मैं इस पर एक एग्जांपल आपको करवाता हूं। मान लो आर हम एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं ए टू ए हमने एक रिलेशन डिफाइन कर दिया सच दैट आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए माइनस बी इज डिवाइडेड बाई 2। ये 2 से डिवाइड होगा एंड आप यहां पे लिखें फाइंड इक्विवेलेंस क्लासेज, सभी की निकालनी है। फाइंड इक्विवेलेंस क्लासेज। तो पहले तो मैं यहां पर आपका ए सेट भी लिखता हूं। ए सेट को हम लिख रहे हैं वो है 1 2 3 4 5। इस सेट पर ये रिलेशन है और रिलेशन बना लें और उसकी इक्विवेलेंस क्लासेज बताइए। तो हम यहां पहले इस रिलेशन को लिख देते हैं कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। देखो यहां ए टू ए है 1 का खुद के साथ 1,1। आप देखो कि 1 माइनस 1 क्या होगा? इस 0 और 0 आपका 2 से डिवाइड हो जाता है तो यहां पे आ जाएगा 1,3। आप 1 माइनस 2 करोगे तो आएगा -2 और वो 2 से डिवाइड हो जाता है 1,5 ये आएंगे। जब हम 2 से करेंगे तो 2,1 देख लें। अब दूसरा सेट भी ये ए ही है, आप अलग से लिख लो अगर कंफ्यूजन हो तो। 1 को सबके साथ ले लिया, अब 2 को 2,1 2 से डिवाइड नहीं होता यानी 2,1 नहीं आएगा। 2,2 यहां पर आ जाएगा
एंड 2,4 आएगा। इसके बाद 3,1 यहां आ जाएगा, 3,3 यहां आएगा एंड 3,5। 4 की बात करेंगे तो 4,2, 4,4। फिर 5 को लेंगे तो 5,1 एंड 5,3 एंड 5,5। आप चेक करें कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। देख लो, हर किसी के लिए यहां A, टाइप का एलिमेंट है तो रिफ्लेक्सिव, एंड सभी का रेसिप्रोकल यहां पर है तो सिमेट्रिक, एंड ये ट्रांजिटिव भी है। हमें इसे इक्विवेलेंस यहां शो नहीं करना क्योंकि हम इक्विवेलेंस क्लास पर बात कर रहे हैं। अब आप समझो कि पहली बात तो इस A के हर एलिमेंट के लिए अगर ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है तो हर एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास निकाली जा सकती है। कैसे? अगर मुझे मान लो 1 की इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है तो 1 को हम ऐसे लिखेंगे, एंड डेफिनेशन क्या है कि इसमें X टाइप के एलिमेंट आएंगे सच दैट X बिलोंग्स टू A एंड X, 1। देखो जरा, अब ये A तो हमारे पास है ना, यहां पे 1, X निकालना है तो आप इस R के अंदर वो ऑर्डर्ड पेयर्स ढूंढ लें जहां पे 1 सेकंड पोजीशन पर है। तो जरा देखिए, एक तो ये है एंड एक यहां पर और एक यहां पर। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 में देखिए जरा, यहां पे x क्या है, 1 है, यहां पे x क्या है आपका 3 है, और यहां पे x क्या है 5 है। दिस इज इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। अगर हम आपसे कहें कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 निकालिए तो आप कैसे लिखेंगे? x such that x belongs to A and x, 2 belongs to R। अब उन वो पोजीशंस ढूंढ लीजिए जिनमें आपका यहां पे 2 सेकंड पोजीशन पर है। एक तो ये है एंड इसके बाद एक ये है। तो जरा देखिए कौन कौन से आ गए यहां पर। एक तो ये फर्स्ट पोजीशन पर 2 है आपका एंड यहां पे है 4। सो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 ये हो जाएगी। अब ये आप बोले सर 3 का निकालें, 3 का निकाल लो। x such that x belongs to A, x, 3 belongs to R। अब जरा 3 वाले देख लो जिनमें 3 आपका लास्ट में प्रेजेंट है। तो यहां पर आपने देखा ये है, एक ये है और एक ये है। तो यहां पे आ गया 1, 3, 5। अब आप चेक कर लो कि सर आप बोले कि ये तो 1 वाले के सेम आ गया, दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। तो यही होता है, क्या होता है कि इक्विवेलेंस क्लासेस जब आप निकाल रहे हैं तो इक्विवेलेंस क्लासेस या तो आपकी डिसजॉइंट होंगी, मतलब या तो उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, और या फिर वो आइडेंटिकल आएंगी। अब 1, 3, 5 जब हमने निकाल लिया तो ये एक सबसेट बन गया इस A का। तो ये जो 1, 3, 5 है ना, ये इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 है, ये इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 है, और ये इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 5। यानी जो एलिमेंट्स उसके अंदर हैं उन सभी के लिए ये क्या है, आपकी इक्विवेलेंस क्लास है। सेम यहां पर ये 2 के लिए और 4 दोनों के लिए क्या है, एक इक्विवेलेंस क्लास है। अब आपने देख लिया कि कैसे हम इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे। अभी आप कुछ नोटिस करें तो ये जो, इसको हम कुछ नाम दे दें, जैसे दिस इज A1, इसको नाम दे दिया कुछ A2। A1 और A2 का आप यूनियन लोगे तो वो A मिल जाएगा। A1 और A2 का इंटरसेक्शन लोगे तो 5 मिल जाएगा। मतलब दोनों का इंटरसेक्शन 5, मतलब यहां पर ये म्यूचुअली डिसजॉइंट है। तो अब हम इसकी प्रॉपर्टीज लिखते हैं। इन जनरल
इफ R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, अगर वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, देन R डिवाइड्स A into mutually disjoint subsets, mutually disjoint subsets such that जो R इक्विवेलेंस रिलेशन है वो उस A सबसेट को ऐसे म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट्स में डिवाइड करेगा। कैसे, क्या प्रॉपर्टीज उनकी होंगी? सबसे पहला, ऑल एलिमेंट्स या फिर आप लिख लो AI एंड AJ सच दैट all elements of AI are related for all I, हर एक I के लिए इस AI के जो एलिमेंट्स हैं वो रिलेटेड होंगे। आप समझो, ये एक सबसेट बन रहा है, इसके आप कोई भी दो एलिमेंट ले लो, 1 3 ले लो, 1 3 का पेयर आपका इस R में होगा। आप 1 5 ले लो तो वो भी होगा, 5 1 ले लो वो भी यहां पर होगा। मतलब अगर आप कोई भी दो एलिमेंट यहां से लोगे उस सबसेट से, तो वो आपके इस रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे एंड वो यहां इस R के अंदर होंगे। ये पहली कंडीशन आपसे कह रही है। इसको ले लो 2, 4, 4, 2 दोनों ही R में आएंगे। तो ऑल एलिमेंट्स ऑफ AI आर रिलेटेड फॉर ऑल I, ठीक है, जितने भी सबसेट बनेंगे। अब जरूरी नहीं है कि दो ही सबसेट बने, ये एक ऐसा रिलेशन था जिसमें दो बन रहे थे, और भी ज्यादा इक्वी जो सबसेट्स हैं वो बन सकते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है? नो एलिमेंट of AI is related to any element of AJ, कि AI का जो कोई भी एलिमेंट है वो आपका AJ के किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेशन नहीं होगा। मतलब 1 का 2 के या इन दोनों का कोई एक एक एलिमेंट आप लोगे तो उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा। पहली कंडीशन क्या है कि इस सबसेट के सारे कोई भी दो एलिमेंट आप ले लो तो वो रिलेटेड होंगे, और जैसे जितने सबसेट बनेंगे उनमें आपस में किसी एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ कोई रिलेशन नहीं होगा। एंड थर्ड कंडीशन इज AI और AJ का आप यूनियन लेंगे। अगर ये 3 है तो तीनों का यूनियन उस प्रिमिटिव जो पहले वाला सेट है उसके बराबर होगा। एंड AI और AJ का आप इंटरसेक्शन लेंगे तो वो आपका फाई के बराबर होगा। ये कुछ इक्विवेलेंस क्लासेस की प्रॉपर्टीज होती हैं। इसी में आप लिखेंगे दीज सबसेट्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंस क्लासेस। और ये जो सबसेट हमारे आएंगे इन्हीं को क्या कहते हैं हम? आपका इक्विवेलेंस क्लासेस कहते हैं। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि कैसे किसी रिलेशन के लिए हम इक्विवेलेंस क्लासेस निकालेंगे। 1 के लिए, 3 के लिए, 5 के लिए सेम है, 2 और 4 दोनों के लिए ये इक्विवेलेंस क्लास का काम कर रहा है।